हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इससे पहले हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट, सेकंड में हमने लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड देन कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात की है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उससे पहले आप आई टैब पे क्लिक कीजिए और उन सभी वीडियोस को अच्छे से देखिए सो दैट आपको यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी। तो मान लीजिए मेरे पास एक लेट एफ जेड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यहाँ पे फंक्शन है। तो मैं कब बोलूंगा कि किसी जेड नोट के ऊपर ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है? मैं कब बोलूंगा कि मेरे पास ये जो एफ जेड आपने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन लिया है ये किसी खास जेड नॉट पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है या फिर डिराइवेबल है? डिफरेंशिएबल है या फिर डिराइवेबल है? तो देखते हैं। डेफिनेशन देखिए, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, let fz be defined in some region R and let z naught be any point in region R। ठीक है, किसी रीजन R में कोई खास पॉइंट z नॉट है, बी एनी पॉइंट, देन fz is said to be differentiable at z नॉट। तो मैं fz को कब बोलूंगा कि इस z नोट के ऊपर डिफरेंशिएबल है या फिर डिराइवेबल है? इफ लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट fz माइनस fz नॉट डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट एग्जिस्ट। तो ये आपके पास लिमिट है, इस लिमिट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो इस z नोट, इस पर्टिकुलर z नोट के ऊपर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए and its value is called the derivative of fz at a point z नोट। देखिए, इस z नोट के ऊपर सिर्फ यही लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो गया, नहीं, सिर्फ ये कंडीशन नहीं है। इसके अलावा भी एक और चीज हमें देखना पड़ती है, किसके लिए, कि अगर ये फंक्शन fz आपका z नोट के ऊपर डिफरेंशिएबल है। हाँ, पहली मेन यहाँ पे कंडीशन होती है ये कि fz इस z नोट के ऊपर डिफरेंशिएबल माना जाएगा। सबसे पहली कंडीशन है कि ये लिमिट, जो ये वाली लिमिट है, ये इस z नोट के ऊपर एग्जिस्ट करनी चाहिए, पहली बात। अच्छा, ये जो वैल्यू, जो लिमिट की वैल्यू निकल के आती है वही क्या होता है उसका, देखो ये जो है इट इज डिनोटेड बाय एफ डैश जेड नोट। बेसिकली यही होता है फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर। इट इज डिनोटेड बाय एफ डैश जेड नॉट। तो ये जो लिमिट की वैल्यू निकल के आती है वही हमारा क्या होगा, डेरिवेटिव होगा उस एफ जेड का जेड नॉट पॉइंट के ऊपर। लेकिन मैं कब बोलूंगा कि ये एफ जेड आपका जेड नॉट पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है? जब ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और उसके बाद वही चीज, कौन सी वाली, कि हर पॉसिबल पाथ पे वैल्यू सेम आनी चाहिए, यानी कि ये जो लिमिट है ये यूनिक होनी चाहिए। लिमिट मस्ट बी यूनिक, राइट? मतलब पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अगेन, अगर आपने वो जो बेसिक इंट्रोडक्शन जो पार्ट था, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था फर्स्ट वीडियो, जिसमें मैंने आपको पाथ के बारे में बहुत अच्छे से बताया। अगर आपने वो नहीं देखा तो आई टैब पे क्लिक कीजिए, पहले उस पाथ के बारे में अच्छे से समझिए, पाथ ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है। तो आपने देखा भी है कि जब हमने लिमिट पढ़ी, कॉन्टिन्यूटी पढ़ी, तो पाथ का कॉन्सेप्ट यूज होगा वहां पे, और आगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में भी उस पाथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो प्लीज पहले उसको देख लीजिए। तो आई होप आपको ये जो डिफरेंशिएबिलिटी की जो डेफिनेशन है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गई होगी, आई होप अच्छे से। तो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ जेड, ये फंक्शन दिया है आपको, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल्स टू 0। तो z 0 पे बिहेवियर चेंज कर रहा है अपना फंक्शन, तो हम डिफरेंशिएबिलिटी किसके ऊपर चेक करेंगे? एट z 0, मतलब ओरिजिन के ऊपर, है ना। तो शो दैट द फंक्शन एफ जेड इज एक्स वाई स्क्वायर
इंटू एक्स प्लस आयोटा बाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई फोर, z नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ जेड 0 लेगा जब z 0 है। देखिए यहाँ पे फंक्शन अपनी दो वैल्यू ले रहा है, या तो ये एफ जेड ये होगा अगर z 0 नहीं है, और एफ जेड मतलब f 0 पे 0 है। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, f 0 पे कितना है, 0 है, राइट। तो देखिए ठीक है, फार्मूला आपके पास ये है। तो ये डिफरेंशिएबल तो तब होगा जब ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए किसके ऊपर, z 0 मतलब 0 के ऊपर। आपने फार्मूला अभी यहां पे देखा था, किसी z नोड के ऊपर एफ जेड डिफरेंशिएबल कब होता था, या फिर लिमिट एग्जिस्ट कब करती थी z नोड के ऊपर, ये फार्मूला अगर एग्जिस्ट कर जाए, ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, है ना, लिमिट z अप्रोच टू z नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट डिवाइडेड बाय z माइनस जेड नॉट। तो ये z नॉट की जगह अब हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि हम 0 पे उस पे ओरिजिन पे टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्लियर है। तो देखिए, तो गिवन फंक्शन इज एफ जेड एक्स वाई स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई फोर, क्लियर। तो देखिए, और एफ ऑफ 0 आपके पास 0 है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपना z 0 पे चेक करना है, तो ठीक है कोई बात नहीं। सो फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, लिमिट z अप्रोचेस टू 0, z नोड की जगह क्या आ जाएगा 0, एफ जेड माइनस एफ 0 डिवाइडेड बाय z माइनस 0, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पे, लिमिट z गोज टू अप्रोचेस टू 0, एफ जेड माइनस एफ 0 कितना है 0 डिवाइडेड बाय z माइनस 0, क्लियर। तो क्या होगा यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तो एफ जेड की वैल्यू आपके पास यहां से ये मिल जाएगी, एफ जेड की वैल्यू, तो विच इज लिमिट z अप्रोचेस टू 0 एफ जेड, तो दिस इज योर एफ जेड अपॉन जेड, है ना, ऐसा बोल सकते हैं, एफ जेड अपॉन जेड। तो एफ जेड आपके पास क्या है, एक्स वाई स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई फोर डिवाइडेड बाय जेड, मतलब 1 बाय जेड। और आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इस x प्लस आयोटा बाई को हम क्या लिख सकते हैं, z, यस लिख सकते हैं z। ये z से z कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे पास, तो ये बचेगा लिमिट z अप्रोचेस टू 0 एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई फोर। तो आपके पास ये वैल्यू आई है, राइट, आपके पास ये वैल्यू आई है एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई फोर जी। तो ये तो यहाँ पे लिमिट की बात हुई यहाँ पे, है ना, एट जेड ओरिजिन पे। अब हम पाथ कंसीडर करेंगे कि क्या हर पॉसिबल पाथ पे इसकी वैल्यू सेम है या वैल्यू पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे, पाथ चूज करेंगे अलोंग, यहाँ पे पाथ चूज करेंगे हम अलोंग y इज इक्वल्स टू mx, है ना, y इज इक्वल्स टू mx, राइट। तो ये अलोंग हम अब y इज इक्वल्स टू mx किसको रिप्रेजेंट करता है, y इज इक्वल्स टू mx आपके पास स्ट्रेट लाइन होती है ना, स्ट्रेट लाइन। तो ठीक है, y इज इक्वल्स टू mx, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या मान ली जाएगी, यहाँ पे दिस इज लिमिट z अप्रोचेस टू 0 x, और y के प्लेस पे क्या रख दिया जाएगा mx, तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 मीन्स m पावर 4 x पावर 4। तो यहां पे अगर देखें हम, तो यहां पे क्या आएगा, दिस इज लिमिट z अप्रोचेस टू 0 m स्क्वायर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लें, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालें तो यहां मेरे पास क्या बचेगा, दिस इज 1 प्लस m पावर 4 और एक्स स्क्वायर, ये आपके पास बचेगा यहाँ पे।
क्लियर है, लिमिट z अप्रोचेस टू 0, राइट, लिमिट z अप्रोचेस टू 0, ओके, राइट। तो ये है मेरे पास रिजल्ट यहाँ पे, है ना। तो एक्स स्क्वायर से यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास बनेगा लिमिट z अप्रोचेस टू 0 m स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस m4x स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें, जब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब y इज इक्वल टू एम एक्स रख दिया, m आपके पास कोई वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे सिर्फ x ही एज अ वेरिएबल बचा, तो आप z अप्रोचेस टू 0 मतलब x अप्रोच टू 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, x अप्रोचेस टू 0। तो देखिए अब आप वैल्यू यहाँ पे अगर x एज अ 0 अप्रोच, तो 0 अपॉन 1 प्लस 0, 0 अपॉन 1, दैट मीन्स इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 0 आ जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो इस पाथ के अलोंग, मतलब जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग, उस पाथ के अलोंग, तो आपका रिजल्ट यहाँ पे कितना आया, वैल्यू इसका 0 आया। अब हम दूसरा पाथ ले लेते हैं, तो अब हम बात करते हैं अलोंग, किसके अलोंग, ध्यान से देखिए, अलोंग y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x। अब ये कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि पाथ कोई भी ले सकते हो, देयर आर इनफाइनाइट पाथ, है ना, इनफाइनाइट पॉसिबल होते हैं पाथ, कोई भी ले सकते हो आप। y इज इक्वल्स टू आप mx ले सकते हो, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले सकते हो, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब ले सकते हो, आप और भी कोई ले सकते हो, डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू x, ये मैंने पाथ क्यों लिया आपको यहाँ पे पता चल जाएगा अभी। तो लिमिट z अप्रोचेस टू 0 x, और y स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। देखिए y4 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये y4, तो ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, राइट, बिल्कुल ठीक है। अब यही z अप्रोच टू 0 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अप्रोचेस टू 0, क्योंकि x के वेरिएबल में बचा यहाँ पे। लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज x स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर मेरे पास 1/2 बच गया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिमिट तो यूनिक नहीं है, यहाँ पे वैल्यू इस पाथ के अलोंग और इस पाथ के अलोंग वैल्यू तो सेम नहीं आई है, क्लियर है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि इस z0 पे ये एग्जिस्ट ही नहीं की है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं की है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं की है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये फंक्शन z0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहां पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, है ना, लिमिट यहां पे एग्जिस्ट कर जाए, बट पाथ मतलब वो लिमिट यूनिक नहीं है, मतलब, है ना, पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है चीज यहां पे, है ना, पाथ के ऊपर डिपेंड। ऐसा बोल लीजिए कि अगर मैं इस पाथ के अलोंग जा रहा हूं तो मेरा आंसर 0 आ रहा है, और अगर मैं इस कर्व के अलोंग यानी इस पाथ के अलोंग जाऊं तो मेरा आंसर 1/2 आ रहा है, तो मतलब लिमिट तो यूनिक रही नहीं है। होना क्या चाहिए, लिमिट मस्ट बी यूनिक होनी चाहिए, क्लियर है जी। तो चलिए, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो। सो इफ एफ जेड इज दिस एक्स क्यूब वाई इंटू वाई माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स 6 प्लस वाई स्क्वायर, जेड नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ जेड 0, तो मतलब यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, f0 क्या होगा, 0 होगा। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अच्छे से देख लो इसको। Then prove that fz minus f0 divided by z minus 0 approaches to 0 as z approaches to 0। तो सबसे पहले तो आप यहां पे एक बात नोटिस कीजिए कि 0 पे चेंज हो रहा है, मतलब मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूंगा एट 0, तो मतलब अगर z नोट के ऊपर बात होती थी डिफरेंशिएबिलिटी की तो हम z नोट की z नोट लिखते थे, और अगर यहाँ पे 0 है तो z नोट की जगह कौन ले लेगा, 0। तो इसीलिए fz माइनस f0 डिवाइडेड बाय z माइनस 0, z माइनस 0 इन्होंने ऐसा 0 लिखा नहीं है, एज इट इज नॉर्मली यहाँ पे z लिख दिया हुआ है। कहता है ये अप्रोच करेगा 0 को एज z अप्रोचेस टू 0, बट कब, अलोंग एनी रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर बोलने का मतलब कि वो जो स्ट्रेट लाइन आपके पास y इज इक्वल टू mx वाली, उसकी बात कर रहा है। कहता अगर तो पाथ आप लेते हो y इक्वल्स टू mx वाला, तो फिर तो ये
किसको अप्रोच करेगी ये लिमिट? जीरो को करेगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही मैं कोई और पाथ कंसीडर करता हूं तो उसका आंसर बदल जाएगा, बट नॉट कहता जीरो को अप्रोच नहीं करेगा फिर जब मैं कोई और पाथ कंसीडर करके चलूं यहां पे रिमेनिंग उसको छोड़ के y इज इक्वल टू mx वाला पाथ छोड़ के। मतलब y इज इक्वल टू अगर मैं mx पाथ लेता हूं तो वहां पे तो ये जीरो को अप्रोच करेगा उस पाथ के अकॉर्डिंग अलोंग। अगर मैं उस पाथ के कोई और पाथ कंसीडर करूं किसी और मैनर में, मतलब किसी और कोई और पाथ लूं, तो वहां पे कहता है जीरो को अप्रोच नहीं करेगी ये लिमिट। तो देखते हैं, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो गिवन फंक्शन इज गिवन फंक्शन इज एफ जेड एक्स क्यूब वाई y माइनस आयोटा x डिवाइडेड बाय x6 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपके पास फंक्शन दिया है उसने, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन दिया। ओके, तो अब z अप्रोच टू जीरो, दैट इज लिमिट अप्लाई करेंगे। दिस इज लिमिट z, फार्मूला लगाएंगे लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो। तो क्या होगा? एफ जेड माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाय जेड माइनस जीरो। तो बोलने का मतलब वही हो गया, मेरे पास क्या बचेगा? एफ जीरो क्या है? जीरो है, तो दैट मीन एफ जेड डिवाइडेड बाय जेड। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इज योर लिमिट जेड अप्रोचेस टू जीरो एफ जेड डिवाइडेड बाय जेड। अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको यहां पे कि एफ जेड मेरे पास ये दिया हुआ है ना। पिछले क्वेश्चन में था क्या था यहाँ पे कि x प्लस आयोटा बाय बना था, हमने z से z कैंसिल आउट कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे मेरे पास x प्लस आयोटा y नहीं है, और अगर मैं इसको एज इट इज रहने देता हूं तो फिर ये z रहता है पीछे, वो कैंसिल आउट नहीं होता। तो इसीलिए हम इसमें थोड़ा चेंज करेंगे ताकि ये z से z नीचे कैंसिल आउट हो जाए। आई होप समझ में आई होगी चीज मैं क्या बोल रहा हूं आपको। चलिए देखते हैं यहां पे, देखिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो, एफ जेड क्या है आपके पास? ये एफ जेड है आपके पास, एक्स क्यूब वाई माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय x6 प्लस y2 वाई स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 1 बाय z है, मतलब 1 बाय z। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो फैक्टर ये वाला है ये अब z से कैंसिल आउट नहीं होगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था? x प्लस आयोटा वाई था, उसको z से z लिखा तो कैंसिल आउट हो गया था, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। ये तो थोड़ा सा है ना, ऐसा कट जाए तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा फंक्शन, इसीलिए हम यहां पे चेंज करेंगे। यहां पे हम z अगर बना दें तो z से z मेरे पास कैंसिल आउट होके फंक्शन आपका इजी हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहां पे थोड़ा, अब इस काम को मैं यहां करता हूं साइड पे। तो देखिए ये है आपके पास, दिस इज योर एक्स क्यूब वाई माइनस आयोटा एक्स, बाकी इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसमें देखिए, तो पहले सबसे पहला काम हमने क्या करना है? सबसे पहला काम हमने क्या करना है? इसमें से माइनस कॉमन लेना है। क्यों माइनस कॉमन लेना है? क्योंकि देखिए आपको कहीं ना कहीं x प्लस आयोटा वाई बनाना है ना, तो इसीलिए तो माइनस कॉमन ले लूंगा मैं, माइनस एक्स वाई, और यहां आ जाएगा आयोटा x माइनस वाई। अब क्या पैटर्न रहता है? x प्लस आयोटा वाई रहता है ना मेरे पास, तो x तो आगे आ गया, y पीछे चला गया, लेकिन ये आयोटा यहां पे परेशानी डाल रहा है, तो आयोटा को कॉमन निकाल लीजिए वहां पर, तो माइनस आयोटा आ जाएगा, दिस इज एक्स वाई, और यहां मेरे पास क्या बच जाएगा? यहां मेरे पास बच जाएगा, आयोटा कॉमन निकल चुका है, x माइनस 1 बाय आयोटा इंटू वाई। आई होप आपको यहां से समझ में आ रहा है, इजी वे में करवा रहा हूं मैं यहां पे। देखिए अब इस माइनस 1 बाय आयोटा को मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस 1 बाय आयोटा रैशनलाइज करेंगे तो यहां पे आ जाएगा माइनस आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा? आयोटा बन जाएगा। मतलब इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं? दिस इज माइनस आयोटा एक्स क्यूब, और दिस इज एक्स प्लस आयोटा वाई। तो मेरा रिजल्ट बन चुका है यहाँ पे। ये स्टेप बहुत काम के हैं यहाँ पे। तो अब दिस इज लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो। अब इस पे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम?
माइनस आयोटा एक्स क्यूब वाई, और ये x प्लस आयोटा वाई मतलब z, और z से z ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा x6 प्लस वाई स्क्वायर। जी अब मेरे पास आसान हो गया एज कंपेयर टू दिस। ओके, तो ये मेरे पास आ गई इसकी लिमिट की वैल्यू। अब मैं चलता हूं, अब जो उसने बोला है, क्या बोला, कहता प्रूव दैट कि ये जीरो को अप्रोच करेगा एज z अप्रोचेस टू जीरो। मतलब ये जो आपने निकाला है ये वही चीज है, along any radius vector। तो along any radius vector बोलने का मतलब y is equals to mx वाली लाइन। तो अगर हम वो वाला पाथ कंसीडर करते हैं along y is equals to mx, तो ये जीरो को अप्रोच करना चाहिए, ये प्रूव करना हमें। क्लियर? तो करते हैं, देखिए, तो लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो माइनस आयोटा एक्स क्यूब, और y के प्लेस पे क्या आ जाएगा, mx डिवाइडेड बाय x6 प्लस वाई स्क्वायर, और y की जगह क्या रख सकते हैं हम, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे क्या बनेगा, लिमिट, अब देखिए यहां पे x ही है तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस आयोटा x पावर 4 बन जाएगी, x पावर 4 डिवाइडेड बाय यहाँ से x स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ बचेगा x4 प्लस m स्क्वायर, विच इज लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस आयोटा m x स्क्वायर बाय x4 प्लस m स्क्वायर। अब देखिए, अब मैं x अप्रोच टू जीरो, x की वैल्यू जीरो रखता हूं यहां पे, तो जीरो अपॉन वन, जीरो प्लस m है ना, जीरो प्लस m, तो मेरे पास ये रिजल्ट क्या बनेगा, जीरो बनेगा। और यही मुझे प्रूव करवाना था यहां पे, प्रूव दैट दिस अप्रोचेस टू जीरो एज z अप्रोच टू जीरो, एज z अप्रोच टू जीरो, ये पूरा किसको अप्रोच कर गया, जीरो को अप्रोच कर गया। राइट? तो आई होप समझ में आ गया होगा कि along any radius vector तो ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, लेकिन अगर किसी और मैनर के अकॉर्डिंग, जो मतलब कोई और पाथ कंसीडर कर लिया जाए, तो मैं दूसरा पाथ कौन सा ले लेता हूं, मान लीजिए अब मैं बात करता हूं along, अब हम बात करते हैं along y is equals to x क्यूब, along y is equals to x क्यूब। अब मैं इस पाथ के along बात करूंगा। देखिए उसने क्या बोला है, इन एनी मैनर, किसी और पाथ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, किसी और पाथ के अलोंग अगर हम बात करें तो वहां पे क्या कहता है, ये जीरो को अप्रोच नहीं करेगा। दैट मीन्स अब इस पाथ के अलोंग आंसर जीरो मेरा नहीं आएगा, है ना। तो देखिए, तो यहां आ जाएगा लिमिट z अप्रोच टू जीरो, तो जब y की जगह x क्यूब रख रहे हो तो दैट मीन्स क्या बचेगा, x ही बचेगा, तो अप्रोचेस टू जीरो। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके पास दिस इज माइनस आयोटा एक्स क्यूब और y मतलब x क्यूब डिवाइडेड बाय x6 प्लस वाई स्क्वायर बोलने का मतलब x पावर 6। तो यहाँ मेरे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस आयोटा x पावर 6 डिवाइडेड बाय 2x पावर 6, x पावर 6 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास रिजल्ट बचा माइनस आयोटा बाय 2 विच इज कांस्टेंट। आपने यहाँ पे देखा कि ये जीरो को अप्रोच नहीं करा है। तो यही क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो अब इस पूरे क्वेश्चन में अगर कोई पॉइंट है थोड़ा सा नोट करने वाला तो वो ये पॉइंट है मेरे पास। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो आज हमने बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर बात की है। सबसे पहले हमने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी। डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट के ऊपर, किसी z नोट के ऊपर डिफरेंशिएबल होने का क्या मतलब है या फिर डिराइवेबल होने का क्या मतलब है। पहले ये एग्जिस्ट कर जाए किसी z नोट के ऊपर और फिर हर पाथ के अलोंग उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। राइट, हर पाथ के अलोंग वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो और हमने 2 क्वेश्चन किए हैं इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा अच्छे से डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।